नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड हमने शुरू कर दिया है और हम बायोलॉजी के सभी टॉपिक जितने भी होते हैं उन सभी टॉपिकों को हम इस श्रृंखला में शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का हमारा पहला टॉपिक होगा और वो होगा कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं। कोशिका को हम कवर करने वाले हैं और आपको बता दें कि कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ऐसे ही जितने भी बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिकों को एक एक करके हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो ये श्रृंखला जरूर आप देखिएगा। लगभग कोशिश रहेगी कि 10 दिनों में हम बायोलॉजी को खत्म कर दें और 5 दिनों में हम बॉटनी को खत्म कर दें, वनस्पति विज्ञान को। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी और बॉटनी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सीरीज में आप जरूर जुड़िएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें कि हम आज पढ़ने वाले हैं सेल, और सेल से इम्पोर्टेंट हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन एक वीडियो में हम 150 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक वीडियो इसका पार्ट 3 बनाएंगे, यानी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ऐसे ही 3 पार्ट में हम 150 क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा समय न लगे और हमें भी वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत न हो। तो इसीलिए हम 3 पार्ट में करेंगे और ये हो सकता है कि किसी दिन 2 वीडियो आपको मिल जाएगी, किसी दिन 3 वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमारा जल्द से जल्द बायोलॉजी वाला सेक्शन हम कवर कर लेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक है हमारा सेल। सेल से रिलेटेड हमने शुरू किया है पार्ट 1। पार्ट 1 ये है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो उसको पर भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये ज़्यादा। अब ये चलिए, ये चाकार है। चलिए प्रश्न नंबर पहला है, सेल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ये क्वेश्चन कवर कर लें। पहला प्रश्न है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो वो होता है कोशिका। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सभी क्वेश्चन कोशिका से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो सबको पता होगा साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। ए वाला इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कौन जो है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर तीसरा में तो इसका भी विकल्प होगा पहला वाला, रॉबर्ट हुक। हुक एक कोशिका के समान होती है, ऐसे ट्रिक से जोड़ सकिएगा। ए वाला विकल्प हमारा तीसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा, सभी जीव डैश डैश के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो वो सभी जीव जो है कोशिका के बने होते हैं। तो सबसे अंतिम इकाई कोशिका ही होती है किसी भी जीव की। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा चौथा का। प्रश्न नंबर 5वां, कोशिका की खोज किसने की थी, वो आपको बताना है। यहाँ पर निर्जीव और सजीव नहीं पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5वां का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, रॉबर्ट हुक। तो 5वां का हमारा ए वाला। अगर यही सजीव निर्जीव पूछता तो हमारा प्रश्न जो है चेंज हो सकता था, उत्तर चेंज हो सकता था। तो ये वाला विकल्प हमारा 5वां का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की थी, वो आपको समय पूछ रहा है, वो आपको बताना है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। इसका जो उत्तर हमारा होगा वो हो जाएगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो 6वां का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश डैश में देखा था। कहां पर देखा था, तो कॉर्क जो सेल थी उसमें जो है कोशिका को देखा गया था। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 7वां का। प्रश्न नंबर 8वां पर चलते हैं। 8वां कह रहा कि कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, तो छोटा कैमरा होता है, कमरा। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 8वां का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 9 है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, वो आपको बताना है। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर रॉबर्ट हुक ही। ए वाला विकल्प 9वां का हमारा सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, वो आपको बताना है। अब प्रश्न का लैंग्वेज चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। एक जीवित कोशिका की बात कर रहा है तो किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। लेकिन वही निर्जीव की पूछता तो रॉबर्ट हुक। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा विकल्प जो सही होगा वो हो जाएगा बी वाला, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो वो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ए वाला विकल्प 11 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, वो आपको बताना है। कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, उसी की खोज किसने की थी वो आपको बताना है, जीव द्रव्य की। किसने किया था, तो 12 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा ए वाला। डुजार्डिंग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, डुजार्डिंग। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 12 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कोशिका कहाँ की कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो ये जो है कथन किसने कहा था वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 का। तो रोडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कथन कहा था कि कोई भी कोशिका का निर्माण होता है तो कोशिका के विभाजन के ही माध्यम से होता है और उसी कोशिका के समान कोशिका का विभाजन होता है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसे कहते हैं। किसने कहा था, मतलब जो कोशिका थी ना उसको ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम दिया गया था, उसी को पूछ रहा है कि ये नाम किसने दिया था वो आपको बताना है। तो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे रोडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नाम दिया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण किसका बना होता है जंतु कोशिका का, वो आपको बताना है। तो कोशिका झिल्ली का बना होता है। ए वाला विकल्प 15 का हमारा सही हो जाएगा। वायावरण पूछ रहा है तो कोशिका झिल्ली का बना होता है, 15 का ए वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि पादप कोशिका की बाह्य आवरण होता है, वो आपको बताना है। अभी तो जंतु कोशिका का पूछा गया था 15 में, 16 में पादप कोशिका का पूछ रहा है। तो कोशिका भित्ति का बना होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है कि डैश डैश पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है, यानी अंतर पूछ दिया है पादप और जंतु कोशिका में कि क्या पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है जीव द्रव्य में सबसे अधिक, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। तो सबसे अधिक की बात करें तो इसमें जो है जल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लगभग 90% जो है ये जल ही पाया जाता है कोशिका के जीव द्रव्य में। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है वो आपको बताना है इसमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 19 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा राइबोसोम। बी वाला विकल्प जो है उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता है, बाकी माइक्रोकांडिया, लाइसोसोम और संगठित नाभिक जो है नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये अविकसित होती है इसीलिए ये सब नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश डैश को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो वो जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा माइकोप्लाज्मा को। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसमें अनुवांशिकी पदार्थ नग्न हैं, किसमें अनुवांशिकी पदार्थ जो है नग्न होते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो जीवाणु कोशिका जो होती है उसमें नग्न होते हैं जो हमारा अनुवांशिकी पदार्थ, जैसे डीएनए होता है, डीएनए में के अंदर जीन होता है तो वो नग्न होते हैं। सी वाला विकल्प जो है 21 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहा है। विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा अमीबा।
प्रश्न नंबर 22 का अमीबा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि पादप में भी, जंतु में भी पाया जाता है, प्रोटिस्टस में भी पाया जाता है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि डैश डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। क्या जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं? तो वो हमारा हो जाएगा हरित लवक, प्लास्टिड। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये भी पाया जाता है, तो 24 का हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है वो आपको बताना है। तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है तो प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, जिसको हम लवक कहते हैं हिंदी में। डी वाला विकल्प हमारा 25 का सही हो जाएगा। लवक जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए इंग्लिश में उसको प्लास्टिड कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है वो आपको बताना है। तो जंतु कोशिका में ही अनुपस्थित होती है, डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था वो आपको बताना है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? प्रश्न नंबर 27 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ए वाला विकल्प जो है 27 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, सेलों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश डैश से बनी होती है। तो सेलों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वो बनी होती है किस चीज की? वो बनी होती है सेलुलोज की। तो ए वाला विकल्प हमारा 28 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये जो है 29 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला विकल्प, सभी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत कथन को या वाक्य को चुनना है। आपके सामने हम वाक्य दिखा रहे हैं, चलिए ये रहा आपके। लिग्निन मजबूती के लिए, क्यूटीन जल हाँस से बना होता है, और सुबेरिन जल संवहन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 30 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा जो इसमें से पूछा क्या था, गलत कथन को चुनना है। तो सुबेरिन जो है ये जल संवहन का कार्य नहीं करता है, आपको पता होगा जाइलम करता है, इसीलिए ये जल संवहन का कार्य नहीं करता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बाकी और ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, किस चीज की बनी होती है कोशिका झिल्ली? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इस तरह से 31 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कौन है वो आपको बताना है। तो 32 का हमारा जो विकल्प सही होगा वही हो जाता है कोशिका झिल्ली, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33, डैश डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा आर पार जो है आते हैं? तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम विसरण भी कर सकते हैं, परासरण भी कर सकते हैं, दोनों प्रक्रियाओं से आर पार जाते हैं कोशिका झिल्ली से, जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34, जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परासरण, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कहा जाता है। बी वाला विकल्प जो है हमारा 34 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश डैश से देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं? तो हम उसको सिर्फ किससे देख सकते हैं? टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी भी दिया है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश डैश से देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है उससे सिर्फ देखा जा सकता है। डी वाला विकल्प हमारा 35 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है वो आपको बताना है। जीव द्रव्य की बात हो रहा है, तो जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य भी होता है
और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये सभी आ जाते हैं। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है? सी वाला ऑप्शन में 36 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका द्रव्य भी आएगा और केंद्रक भी आ जाता है उसी में, केंद्रक द्रव्य भी कह सकते हैं, एक ही चीज होता है। प्रश्न नंबर 37, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, वो आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 37 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। कोलिकर, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ए वाला विकल्प जो है 38 का सही हो जाएगा। अच्छा, अल्टमैन भी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। वेंडा का भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन के साथ जाइएगा, ए वाला को छोड़िए। नामकरण पूछ रहा है ना, डायरेक्टली नामकरण पूछ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 38 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहां पर होती है वो आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रक्रिया है जो चलता है क्रेब्स साइकिल, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 39 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, तभी ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित अभिक्रिया डैश डैश में होती है, किस में होती है? तो पायरुविक जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी, ये सारी प्रक्रियाएं जो है किस में देखने को मिलती है ये प्रक्रिया? तो ये सभी प्रक्रिया अगर हम बात करें तो क्रेब्स चक्र जो साइकिल चलता है वहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाएंगे, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, सबको पता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? किसमें होती है जो कोशिका को घुला देगा है, उसको नष्ट कर देता है? तो लाइसोसोम की ये क्षमताएं देखने को मिलती है लाइसोसोम में। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 42 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43, लाइसोसोम की खोज किसने की, वो आपको बताना है। लाइसोसोम की खोज की बात करें तो किसने किया था? प्रश्न नंबर 43, विकल्प जो हमारा सही होगा डी डवे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 44, लाइसोसोम को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। 44 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और पाचक थैली भी आप कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम डी वाले विकल्प के साथ जाएंगे, पाचक थैली भी कह सकते हैं और आत्महत्या की थैली। तो डी वाला विकल्प हम चलिए डी वाले के विकल्प के साथ जाइएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन लवक है, वो आपको बताना है। तो लवक 3 प्रकार के होंगे, आपको पता होगा। उसमें से रंगहीन, जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, एक वर्णक होता है सिर्फ रंग, उसी को पूछ रहा है कि कौन रंगहीन लवक है इसमें से, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, जो होता है वो रंगहीन वर्णक होता है जो जड़ों में पाया जाता है पेड़ के। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, किस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको देखिए, किस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश डैश कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रश्न नंबर 47, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। तो खाना कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। तो इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प जो है 47 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के ही कारण होता है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, कमी के कारण होता है पीला रंग, जो है कमी के कारण होता है, क्लोरोफिल की कमी के कारण। तो बी वाला विकल्प हमारा 48 का सही हो जाएगा। हरा रंग होता है ना, ये क्या मार रहा है, कैरोटीनोनाइट के कारण होता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 48 का। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49, पौड़ हरित में डैश डैश धातु उपस्थित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। धातु उसमें एक उपस्थित होती है पौड़ हरित में, जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक धातु पाया जाता है। वो कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम धातु होता है। कौन सा धातु होता है? प्रश्न नंबर 49 का विकल्प जो हमारा होगा मैग्नीशियम जो धातु होती है वही पाया जाता है। तो 49 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। डैश डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, कहाँ पर उपस्थित होते हैं ये सभी चीजें वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 50 का। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना उसमें ये उपस्थित देखा जाता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। तो ये सेल टॉपिक का पार्ट 1 था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन आप कवर किए। बाकी बचे क्वेश्चन जो सेल के हैं वो पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।